हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम लोग वर्क के लास्ट सेशन में काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने। पूरा वर्क डिटेल में देखा, वो कैसे काम करती है, टाइम कैसे देखते हैं, एक्शन कैसे देखते हैं, फिजिकल वर्क क्या है, मेंटल वर्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखी। और पिछले सारे वीडियोज आप जाके देखिएगा जहाँ मैंने मॉडल वर्क्स को बताया। लास्ट वीडियो भी आप देखें अगर ध्यान से, तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट सिखाई थी पार्टिसिपल्स की। आज कैसे की है? आज कुछ ऐसा टॉपिक है जो लास्ट क्लास में छूटा भी था और इम्पोर्टेंट भी है, और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसको लेकर। तो क्या है, आज हम सीखेंगे जीरण। क्या है जीरण? इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, फितूर आता है। चलिए एक बार इसको देखते हैं कि जीरण होते क्या है। आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीखी थी, कुछ याद है? मैंने आपको सारी फॉर्म सिखाई थी, हर चीज सिखाया था, और मैंने बोला था कि पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है जिसे वो फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद एक फिफ्थ फॉर्म होती है जिसे एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? बस देखिए, वह फोर्थ फॉर्म होती है। अब ये फोर्थ फॉर्म कैसे होती है इसको देख लेते हैं। जैसे डांस है ना, तो हमको पता है डांस मैं बना सकता हूं डांसिंग, ठीक है सर। इसी तरीके से बना सिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है सर। तो सिंग से बना दिया मैंने सिंगिंग। इसी तरीके से एक होता है स्मोक, यू नो स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं भी होता है, और स्मोक मीन्स धूम्रपान करना भी होता है। तो स्मोक से मैंने बना दिया स्मोकिंग। तो आपके दिमाग में आएगा इसमें नया क्या सिखा दिया, नया अब सीखेंगे हम। देखिए सर, ये जो जीरंड बला है ना, इसको लेके बस डराया जाता है। बहुत इजी टॉपिक होता है ये। जीरंड आपके नाउन के जैसे काम करते हैं। अब नाउन के जैसे काम करते हैं, तो नाउन कैसे काम करता है इसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। हर चीज जोड़ते जाएंगे। देखिए, जब बात आती है जीरंड की, जीरंड नाउन के जैसे काम करते हैं। जो नाउन होता है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। देखिए, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है, और भी उसके काफी सारे काम होते हैं। लेकिन ये बात मैं तब करूंगा जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जीरंड एक नाउन के जैसे काम करता है, और जो नाउन है ये सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। कुछ को ये नहीं पता होगा एक सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी जब मैं नाउन पे आऊंगा तो मैं हर चीज बता दूंगा। जैसे मैंने बोला रमेश इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे ये रमेश जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। चलिए एक और है, मैंने इसी तरीके से सेंटेंस बनाया, रमेश हिट्स द बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये एक्शन है, एक्शन करने वाला कौन है, रमेश है, और एक्शन किया किसके ऊपर गया भाई, बॉल के ऊपर किया गया। तो याद रखिएगा जो डूअर है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए जरूरी है कि सेंटेंस में मेन वर्ब हो। अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो भैया एक्शन नहीं होगा, और एक्शन नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हो अगली चीज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर काम किया जाता है उसे कहते हैं। खैर, ये छोटी सी बात समझानी थी इसलिए मैंने बात कर दी, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है। खैर, एक दो बातें और समझते हैं। जब जीरंड की बात करी तो मैंने बोला कि जीरंड नाउन के जैसे काम करता है। तो भैया जी देखिए, जब भी आपको नाउन पहचानना हो, मैं बात नाउन की कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो आप व्हाट, हु और whom पे बात करते हैं। क्या करते हैं, व्हाट, हु एंड whom पे बात करते हैं। तो कहोगे ये क्या बोला है सर? देखिए सर,
इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपको उसमें नाउन देखना है तो आप अपने आप से 3 क्वेश्चन करिए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से करिए सर? एक तो व्हाट करिए, एक हु करिए एंड एक whom करिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 चीजें रखी है, आप 2 चीजें कर सकते हो। रमेश इज माई ब्रदर, ओके। आप सबसे पहले तो ये करिए कि भैया कौन है मेरा भाई। क्या बोला? कौन है मेरा भाई, तो आंसर आया हु का। और जब आपको सब्जेक्ट पहचानना है तब भी तो आप हु करते हो ना, कहते हो मेरा दोस्त आ रहा है, कहते हैं कौन? हु इज कमिंग? माय फ्रेंड इज कमिंग। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पे पता चला, और ये आपका क्या है? नाउन है। और यहीं से बात आई, रमेश इज माई व्हाट, यहाँ देखो क्या है? व्हाट। तो ये हो गया आपका नाउन। इज दैट अंडरस्टूड? चलो अब मैं ऑब्जेक्ट के चक्कर में नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूँ नाउन कैसे पकड़ते हैं। इसी तरीके से देखिए रमेश, फिर यहाँ पे आया हु एंड रमेश हिट, यहाँ पे क्या आएगा भाई? व्हाट आएगा। ठीक है सर, हुम भी आ सकता है। अगर वहां पे एक पर्सन होता तो मैं हुम कर देता, मान लो मैं कह देता रमेश स्लैप्ड रश्मि, रमेश स्लैप्ड रश्मि, तो यहाँ पे क्या हो जाता भैया? रमेश ने स्लैप किया, किसे किया? रश्मि को किया। और अगर मान लो ये यहाँ स्लैप्ड होता, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे रश्मि कर देता। अगर रश्मि करता तो यहाँ से आपको हुम मिलता, अगर यहाँ पे हुम मिलता तो ये आपका नाउन होता। देखिए बात मैंने बताई है सो दैट जो बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं लगभग काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने चीज देखी है कि लोग पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, टीचर्स करा भी देते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, उन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता। इस चक्कर में जब मैं जीरण पढ़ता हूँ तो जीरण पढ़ने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने 2-4 मिनट में ये बातें बताई। एक काम करिए, आप इसे जल्दी से लिखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझाता हूँ। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैं आपको एक 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी की पूरी हो। ओके, ध्यान से देखिएगा। आई लाइक डांसिंग। ओके, चलो एक और आया, dancing is my hobby. Okay, चलिए he quit smoking. आई गेस ये चीजें विजिबल होंगी, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए सर, जब भी मैंने बात करी आई लाइक डांसिंग, बहुत बेसिक बातें हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? ये बात आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अब आपको ये बात भी पता है कि कभी कभी जैसे पास्ट इंडेफिनिट
और प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए मैंने पी आई लिखा है, मतलब एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब इनकी बात करी जाती है तो हमें ये बात पता है कि इसमें स्पेशली अफर्मेटिव केस में डायरेक्टली मेन वर्ब आती है। ठीक है सर, आपको ये पता है कि आई एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी ही आनी है। मुझे दिखा कि आई लाइक लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मतलब ये मेन वर्ब का काम करेगा। ओके, क्या डू डज से काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस पढ़ेंगे वहां सीखेंगे भी इस बात को। आई लाइक डांसिंग। अब भैया ये क्या बला है, चलिए चेक करते। पहली बात, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बात बताई थी कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगल बगल नहीं आते, स्पेशली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। बताया था कुछ? अगर रखना है तो क्या करते हैं? मैंने बोला था प्रीपोजिशन या कंजंक्शन को यूज करिए। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, अब इस बात को थोड़ा और समझिए। अगर ये मेन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के लिए लगा है, तो ये क्या मेन वर्ब होगा? देखो ये मेन वर्ब तभी होगा जब आपकी बचपन वाली कॉन्सेप्ट चल रही होगी कि भैया वर्ब आईएनजी फॉर्म लग जाए तो मतलब मेन वर्ब होता है। ये बचपन वाली कॉन्सेप्ट वहीं पे रखा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी, कोई वर्ड देख के आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते, ना डिसाइड कर सकते हो। आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कर सकते हो सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया है, इस बेसिस पे। तो यहाँ पे जब ये मेन वर्ब हो गई तो क्या एक सब्जेक्ट दो मेन वर्ब लेकर के चलेगा? पॉसिबिलिटी है लेकर के चलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ है नहीं। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर मुझे आईएनजी फॉर्म लेकर के चलना है तो हमने सीखा है ये बात कि आईएनजी फॉर्म ले चलने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में? चेक करने वाली बात है, जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ पे मुझे बात एक तो क्लियर हो गई कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब तो नहीं हो सकती, या मैं ऐसे कह लूं कि ये वर्ब तो नहीं हो सकता, बाकी ये कुछ भी हो जाए। ठीक है सर। तब जब वर्ब नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है? क्या एडजेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सर उसके लिए नाउन चाहिए और नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। कैसा लगेगा डांसिंग आई को क्वालिफाई करें? कोई जरूरत है ही नहीं। प्रपोजिशन हो नहीं सकता, कंजंक्शन भी नहीं है, क्या बचा? प्रोनाउन, प्रोनाउन भी नहीं है, प्रोनाउन की जगह यूज करते हैं, तो बचा क्या? नाउन, नाउन हो सकता है। अब देखो आई लाइक, ध्यान दो, व्हाट, आई लाइक व्हाट। तो भैया जब व्हाट आया तो ये नाउन बन जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि जिरंड जो है वो आपके नाउन के जैसे काम करता है। मैं फिर से कह रहा हूं सर, ये जो आपने पढ़ा है इसको रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो एक बार। कॉन्सेप्ट समझ के कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, डांसिंग इज माई हॉबी। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, मेरी हॉबी है। तो मुझे एक बात पता है कि भैया ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आता है, कोई दिक्कत है नहीं। यह वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब भैया हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या मेन वर्ब कभी सब्जेक्ट बन सकता है? भाई मेन वर्ब तो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाने का काम करता है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो भैया किसके? हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले आ रहा है। व्हाट इज माई हॉबी? क्या यहाँ पे आपको व्हाट नहीं मिल रहा? तो ये क्या बनने का काम कर गया? ये बनने का काम कर गया आपका gerund, और इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। बात समझ आ रही है? तो वो कितना आसान है, मैं ब्रेक डाउन करता जा रहा हूँ, चीजें आसान होती जा रही हैं। आप रटोगे आप परेशान हो जाओगे, सो रटना नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दूंगा सो दैट पूरी क्लैरिटी हो। आगे देखिए, he quit smoking, he quit, सेम कॉन्सेप्ट, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, he quit what? आपको आंसर मिल गया होगा। एक काम करिए, जल्दी जल्दी से लिखिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्लीज।
चलिए आगे आते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए और आप इसमें जिरन फाइंड करने की कोशिश करिए। प्लीज टेक योर टाइम, बिकॉज ऑफ कैमरा में थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए। मेरा चलो एक और सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। देखिए मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, भैया ध्यान से देख लो। व्हाट आप फाइंड करने की कोशिश करो, आपको साफ साफ दिख जाएगा पुरानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे जिरंड क्या है। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बहुत ही छोटे एग्जांपल्स है, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई एम स्लीपिंग। जब भी आपको डाउट हो ना, तब आप इस तरीके से चीजों को देखना शुरू करिए, छोटे एग्जांपल से चीजें ज्यादा समझ आती हैं। आई एम, क्या हो रहा है भाई, बताओ क्या हो रहा है? सो रहा है ना, क्या कर रहा है? एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे एक एक्शन है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आई एम स्लीपिंग। क्या यही बस देखना है? कंफ्यूजन हो रहा है? एक और देखो, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है? आई एम स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको सही लगता है वो ऐड कर लीजिए। अब इस बात को थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। भैया जी मैंने बोला आई एम स्लीपिंग, अब मैं इसको पलटता हूं। स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। भैया एक बात बताओ, स्लीपिंग यहाँ पे क्या बनेगा? जिरंड बनेगा, वर्ब बनेगा। आपको पता है मेन वर्ब बनेगा, आपको ये भी पता है क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, दूसरा आईएनजी फॉर्म है ना? ठीक है, आगे आइए। फिर मैंने बोला डांसिंग, फिर मैंने बोला डांसिंग इज माय हॉबी। डांसिंग क्या मेन वर्ब के पहले आ रहा है कि बाद आ रहा है? आपको दिखेगा पहले आ रहा है। पहले अगर आ रहा है वर्ब के तो आपको पता है कि भाई वो सब्जेक्टिव केस बनता है। सेम गोज विद सिंगिंग, यही चीजें यहाँ पे है। बिकमिंग अ मिलेनियर इज अ ड्रीम ऑफ मेनी यंग पीपल, क्या ये मेन वर्ब बन सकता है? सोच के देखो, हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। बस सर ये बातें आपको पकड़नी है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आता है, एग्जामिनर एक तो सेंटेंस एरर या इंप्रूवमेंट पे तो क्वेश्चन दे ही सकता है, इसके अलावा जो एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है वो ये देगा। स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके सामने सेंटेंस होगा और सेंटेंस में वो आपसे कह देगा कि भैया अब इसमें बता दो कि जिरंड क्या है, इंफिनिटिव क्या है, बस इतनी सी बात है।
ये बात समझ आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक, इसे लिखिए जल्दी से। चलिए एक दो बातें और बताता हूँ जीरन में, उसके बाद हम लोग इंफिनिटिव देखेंगे। एक तो ये हो गया, ही मेड डिनर आफ्टर गेटिंग होम। ओके, चलिए एक और देखते हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर seeing his work schedule। देखिए सर, इस बात को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ही मेड डिनर, आपको ये दिख गया, आप क्या मेड की जगह कुक्ड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, आफ्टर प्रपोजिशन। आफ्टर प्रपोजिशन का मतलब क्या है कि भैया आप जीरंड को इस तरीके से यूज कर सकते हो, आफ्टर प्रपोजिशन बिंदास होकर के। इज माय पॉइंट अंडरस्टूड? ही मेड डिनर आफ्टर गेटिंग होम। मतलब कभी कभी आप सब डाउट हो सकते हैं कि प्रपोजिशन लग गया, आप क्या करें, तो याद रखिएगा प्रपोजिशन के बाद आप आराम से जीरंड को यूज कर सकते हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर, और आपको पता है आफ्टर क्या होता है, सीइंग होता है। बस छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, पहचानने वाली बात है। इससे क्या होगा ना कि आपके डायमेंशन ज्यादा खुलेंगे, जितने ज्यादा आपके डायमेंशन खुलेंगे चीजें आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएंगी। ओके, ये हो गया। जल्दी से लिखो, 30 सेकंड दो, फिर मैं आपको दूसरी कॉन्सेप्ट भी इसके सिखा देता हूँ, फिर खत्म, फिर उसके बाद आगे देखेंगे।
हो गया। चलिए जल्दी से आते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, इसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव पे आएंगे। और इन्फिनेटिव भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। चलो छोटा सा सेंटेंस है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है आफ्टर वर्ब। अब आफ्टर वर्ब क्या है, या आप इसको कह सकते हो कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल he likes eating। क्या? he likes eating। सर जी देखिए, ये वाली बात बताने की मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सेंटेंस बताया था, याद हो, he quit smoking। तो हमने ये तो पहचाना ही था, हमने व्हाट किया हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है भैया, देखो मेन वर्ब लगा है, एक्शन कर रहा है, जब एक्शन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट तो बनेगा नाउन बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी किसके पास है, नाउन के पास है। और नाउन कैसे काम करता है भैया, आपको ये भी पता है कि जीरंड ही तो है जो नाउन का काम करते हैं। बस ये बात थी, इतना था जीवन। वैसे तो बहुत कुछ और भी है, लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। देखिए मैंने लगभग आधे घंटे लिया आपको जीवन को समझाने में, सो दैट आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आ गई? इसलिए अच्छे से सीखिए, इसको बार बार देखिए। जल्दी से मैं आपको इन्फिनेटिव बताता हूँ, फिर हम वोकैबुलरी देख के आज के सेशन को खत्म करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए अब बात हम लोग करेंगे इन्फिनेटिव की। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हुए हैं पहले से। तो इन्फिनेटिव क्या भला होती है, सबसे पहले तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स में आएंगे। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक बात याद रखिएगा कि ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका पार्ट होते हैं। तो तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? देखो यार, एक छोटी सी बात है, याद रखना है, बार बार मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, इस बात को आप और थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि जब भी बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आपके पास नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और ये दोनों एडजेक्टिव को, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। मैंने क्यों बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर जाते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, तो मतलब ये नाउन बनते हैं। कुछ पकड़ में आया? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यशु ऑलवेज फॉरगेट टू ईट। यशु ऑलवेज फॉरगेट टू ईट। तो भैया जी ध्यान दीजिए, जब मैंने बोला यशु ऑलवेज फॉरगेट टू ईट, फॉरगेट व्हाट? खाना खाना भूल जाती है ना। अब कुछ लोग कह देंगे कि ये तो सर वो मेन वर्ब है ईट। भाई देखो, मेन वर्ब तब होता है जब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, या फिर वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म बनाई, ऐसी फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब इन्फिनेटिव बनाया तो वो कुछ काम तो कर ही रहा होगा, कुछ काम तो कर रहा होगा, सेंटेंस में किसी ना किसी तरीके का तो हिस्सा बना ही रहा होगा। तो वो ध्यान दीजिए क्या बना है, यशु ऑलवेज फॉरगेट व्हाट। थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, जब भी नाउन पता करना हो तो क्या पता चलता है, व्हाट कर दो। आगे आओ, टू ट्रैवल, ध्यान देना, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायर्स। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायर्स। भैया जी ये टू ट्रैवल है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवलिंग के बारे में है, दुनिया के बारे में आप लिखना चाहे तो लिख दे, ना लिखना चाहे तो लिख दे। इंपॉर्टेंट होती है ऐसी इंफॉर्मेशन तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और ना ही इंपॉर्टेंट हो और वहाँ पे प्रपोजिशन का यूज हो तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पार्टिटिव। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा जब नाउन में होगा, लेक्चर में समझाऊंगा ना। एक बार में चीजें नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत अवेयर तो किया ही जा सकता है। तो अराउंड द वर्ड रिक्वायर्स, मेन वर्ब लग गई, किसके लिए लगी है? वर्ड के लिए लगी है। वर्ड कुछ कर रहा है, दुनिया कुछ कर रही है, नहीं कर रही है। कुछ लोग सीधे सीधे कह देंगे सर देखो दा लगा है, वर्ड लगा है, नाउन हो गया, वर्ब हो गई। भैया ऐसा थोड़ा होता है। अब ध्यान दो ना, द वर्ड, दुनिया कुछ कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया को तो एक मान लिया गया कि यहाँ घूमने वाली बात है। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी
तो भैया ये टू ट्रैवल क्या बना, ऑफकोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा। आगे देखिए, टू ड्रिंक इज हिज हॉबी, टू ड्रिंक, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या बना, टू ड्रिंक। अब ये भी कह सकते हो ड्रिंकिंग इज माय हॉबी, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंकिंग इज हिज हॉबी, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होकर बोला जा सकता है। यही चीजें होती हैं आपके इन्फिनेटिव में, छोटी छोटी सी बातें, ये बात समझ आ गई तो कोई दिक्कत है नहीं, पकड़ना सीखो, हवा भाई बातें मत करो। मेन वर्ब दिख रहा है, ओके, तो वहां पे टू लिखा मिलेगा, ओके, अगर वहां पे मिलेगा तो वहां पे कुछ सर्टेन वर्ब्स भी होंगी, जब वहां पे कुछ सर्टेन वर्ब्स होंगी तो इसे भी पता चल जाएगा कि वो इन्फिनेटिव है। अच्छा, एक बात और पता चलती है कि अगर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी वर्ब लेकर के जा चुका है तो आगे वहां पे वर्ब दोबारा क्यों लगेगी, ये बात हमने थोड़ी देर पहले जीवन में भी डिस्कस करी। देखिए बातें बहुत छोटी सी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन बातों पे जो काम कर ले जाता है उसका भला हो जाता है, जो नहीं करता वो परेशान हो जाता है। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जो पढ़ रहे हो उसे ध्यान से दो, ब्रेक डाउन करते जाओ। इस बार पॉइंट क्लियर, ये काम करिए, सिर्फ जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ सर्टेन वर्ब्स बताता हूँ जो इन्फिनेटिव लेकर के चलती हैं, प्लीज। चलिए अब मैं आपको कुछ वर्ब्स बताता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो इन्फिनेटिव जिनको फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कहने का कि ऐसी वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव लगता है। देखिए कुछ बातें मैं वीडियो पॉज करके आपको चीजें समझा रहा हूँ सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन लिखता 5-7 मिनट उसमें लगते, तो उससे अच्छा मैंने सोचा मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ सो दैट आपको समझाने में मेरा समय खराब ना हो। देखिए सर, जैसे अगर आपके सामने एग्री आ जाए, ठीक है, तो एग्री के बाद आप इन्फिनेटिव ले सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा, आई एग्री टू गो टू द पार्टी विद माय फ्रेंड। अब एक बात समझना है आपको, यहाँ पे टू दो जगह लगा है, लेकिन एक बात ये समझिए, जब मैंने इस टू को यूज किया तो एक प्लेस की बात आ गई, तो मतलब ये जो टू है ये परफेक्टली प्रीपोजिशन काम कर रहा है इसके लिए, है ना, प्लेस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, ये आपका इन्फिनेटिव बनेगा। पकड़ने की कोशिश करो, ऐसा थोड़ा कि टू बस लगाए तो कहीं पे भी कुछ भी कर दोगे, आपको ये भी देखना है ना किसके लिए लगाए, कैसे लगाए। आगे आते हैं, फिर देखिए अगली मैंने आपको डिसाइड, अभी डिसाइड क्या है, द प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू नॉट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। देखिए सर, द प्रेसिडेंट डिसाइडेड, अब देखिए टू नॉट, ओके, टू पार्टिसिपेट। अब बताइए यहाँ पे काम कहाँ पे हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला पार्ट, पार्टिसिपेट एक एक्शन वर्ब है ना, और टू के साथ आ रही है, इन्फिनेटिव का काम करेगा। आगे देखिए, फिर लिखा मैंने डिजर्व, एवरीवन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, बताइए क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, कोई भी ध्यान से देख ले तो भैया बिल्कुल सही लिखा है, क्या दिक्कत है, आपने टू बी फॉर्म तो लगाई थी ना। और दूसरी बात देखिए, एवरीवन लिखा है, इसके साथ जब भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती है। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, ये जब भी आ जाए ये क्या है, कुछ याद है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर लेकर के चलते हैं। इसी तरीके से देखिए एक्सपेक्ट की बात करी, देखिए ये बातें थोड़ी याद करने वाली तो है, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, बस सर्टेन वर्ब्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ अभी ये है, कुछ और मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई एक्सपेक्ट टू नो, देखिए सर एक्सपेक्ट के साथ लगा रहे, आई एक्सपेक्ट नोइंग गलत हो जाएगा। एग्जामिनर यहाँ पे जो आपको गलती कराएगा ना, वो कैसे कराएगा कि वो आपको आईएनजी फॉर्म के साथ दे सकता है, या हो सकता है थर्ड फॉर्म लगा दे, तो चीजें फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएंगी और आपको वहीं पे एरर पकड़नी है। वी वर होपिंग, देखिए होपिंग लगाया और टू अवॉइड लगा दिया। इसी तरीके से लर्न पे बात करी मैंने, वी लर्न नॉट टू ट्रस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए नीड, शी नीड्स टू लर्न, आपको दिख रहा है। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जब इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ेंगे तो एक समय आ जाएगा कि आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती है, हर चीज तो समझी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं समझाया, नहीं समझा दिया, लेकिन अब इसमें क्या समझाऊं। जैसे कि मान लो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट समझा दूं, या तो फिर उनकी पूरा प्रोसीजर समझे, वो एक अलग मुद्दा है, तो वो हमने सीख लिया। वही वाली बात थी कि इन्फिनिटिव की मेन कॉन्सेप्ट हमने सीख ली जो होती है, उसके बाद अब ये जिस तरीके से काम करता है उसको देख लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब चीजें समझ में तब आएंगे जब आप अपने पिछले वीडियो जाकर के देखोगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बात कर रहा हूँ नाउन की, फिर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, ये चीजें आपको प्रॉब्लम
दे सकती हैं। ठीक है सर, तो एक काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं प्लीज। चलिए कुछ और वर्ब्स हैं उनको भी देख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपके लिए पहले से लिख करके रखी हुई हैं। तो जैसे कि अगर वर्ब की बात कर लें तो इसमें ऑफर आ जाता है, आई ऑफर टू हेल्प, ध्यान दीजिएगा इन्फिनेटिव। प्लान की बात करें, वी आर प्लानिंग टू वॉच। अच्छा, क्या ये टू हेल्प और टू वॉच ही आएगा? ये भी दिमाग में आ सकता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वी आर प्लानिंग टू गो भी हो सकता है। आई ऑफर नॉट टू हेल्प, आप कहते हो नॉट टू हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं कि इसके बाद यही इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव फिक्स नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आएगा, ये बात फिक्स है, समझ रहे हो ना? मतलब अगर आप मान लो टू हेल्प की जगह टू वॉच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर सेंटेंस में फिक्स हो रहा है, सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी जगह प्रॉमिस की बात करें, माय फ्रेंड प्रॉमिस टू फाइंड, ध्यान देने वाली बात है। सीम, वी सीम टू बी। अच्छा एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, अगर टू बी दिख जाए तो टू बी के बाद हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मैं आपको वॉइस में सिखाऊंगा। वेट, आई कैन नॉट वेट टू सी माई फ्रेंड, ये देखिए ये मैंने वेट लगाया और वेट के बाद देखिए मैंने इन्फिनेटिव लगाया। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे आप बार बार ये कहते तो कि हम बाद में बताएंगे। देखो यार एक बात है, बहुत सिंपल सी है, हर चीज ना तुरंत सीखी जा सकती है और ना ही तुरंत सिखाई जा सकती है। समय के हिसाब से मैं आपको सिखा सकता हूँ, अगर मैं आज ही सब कुछ बताने लगूँ आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, इसलिए जो आज बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बाद में सिखाऊंगा, इसका मतलब नहीं सिखा नहीं सकता, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सर समय रहते सीखना ज्यादा अच्छी बात है, इधर उधर से ज्यादा, ठीक है? उस समय उसको सीखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन जाता है। आगे देखिए वांट, आई डोंट वांट टू गो। ओके, तो भाई ये कुछ आपके इन्फिनेटिव्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। और इसी के साथ हम इन्फिनेटिव कंप्लीट करते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया आगे आने वाले सेशन में आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। जल्दी से इसको लिखिए और इसके बाद हम लोग अब आते हैं वोकैबुलरी में प्लीज। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वोकैबुलरी क्या है इसको भी देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर सेशन के बाद हम लोग वोकैबुलरी करते हैं, कुछ वर्ड्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए वोकैबुलरी आज कुछ अच्छे वर्ड सीखेंगे एज यूजुअल, जैसा हमेशा सीखते हैं। तो आज का पहला वर्ड है डेस्पराजिंग। क्या है? डेस्पराजिंग। इसको कब यूज करते हैं? तो सर इसका मतलब होता है अपमानजनक। अब जैसे डेस्पराइजिंग क्या होता है, जैसे भाई मान लो कि तुम कहीं पे गए और तुमको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, तो वो जो एक पर्टिकुलर इवेंट बना आपके लिए डेस्पराइजिंग होगा।
ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करते हो। और इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते कि मम्मी पापा ने तुमको खाना नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पॉकेट मनी नहीं दी तो आपने यूं कह दिया, ना 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 ना। मान लो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला तो उसने ढंग से बेइज्जती कर दी तुम्हारी, क्या कर रहे हो ये सब, तुम्हारा क्या होगा, तुम बर्बाद करके रखे हो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, इस तरीके की बातें। या फिर कहीं पे तुम किसी की हेल्प करने गए थे और उसने तुमको बहुत ज्यादा नीचे दिखा दिया, ऐसी जगह पे बाधा दी, तुमसे जूते साफ करवा दिए, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब चीजें चली जाए ना, एकदम दिल चिढ़ जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डिस्करेजिंग। अब इसके लिए अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ, सिनोनिम्स देख लीजिए क्या होगा। सिनोनिम्स की बात कर लें तो एक तो हो गया आपका डेरोगेटरी, ये आप बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर में देखते होंगे, क्या, डेरोगेटरी। कहते नहीं कि डेरोगेटरी कमेंट किया गया है मेरे ऊपर, आई एम नॉट गोना टॉलरेट, आई विल सू हिम इन कोर्ट। ओके, सो डेरोगेटरी के अलावा और क्या हो सकता है सर, डेरोगेटरी के अलावा आप कर सकते हो पेजोरेटिव। ध्यान देना, इस पजेरो वाला जो होता है ना, पेजोरेटिव, तो आप इसके लिए सिनोनिम्स के तौर पे इसको यूज कर सकते हो, डेरोगेटरी एंड पेजोरेटिव, दोनों ही सेम लेवल की मीनिंग है, आप आराम से इनको सिनोनिमस यूज कर सकते हैं। चलिए इनके एंटोनिम्स की बात कर ली जाए तो जैसे भाई अगर तुम्हारी बुराई जरा कर रहा है तो हो सकता है आप तारीफ करेगा, यही तो करेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने ये सुना होगा एडमायरिंग, आप कहीं गए और आपको कह रहा है कि यार हम आपको बहुत मानते हैं, तो आपके लिए एडमायरिंग कमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, एडमायरिंग हो जाएगा। आप किसी को मानते हो तो मैं आपको एडमायर करता हूँ, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपका एडमायरिंग हो गया। एडमायरिंग के अलावा आप चाहें तो इसके लिए एप्रिशिएटिव भी यूज कर सकते हैं, क्या, एप्रिशिएटिव भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। डिस्पैरेजिंग इसका मतलब होता है अपमानजनक। सिनोनिम हो गया आपका डेरोगेटरी एंड पेजोरेटिव, एंटोनिम हो गया आपका एडमायरिंग एंड एप्रिशिएटिव। प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद तुरंत नकला वर्ड देखते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज मॉडेस्ट। ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, या फिर किसी एक छोटे आदमी को किसी एक अच्छी पोस्ट में पहुंचा दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मॉडेस्ट। क्या यूज किया जाता है, मॉडेस्ट। कैसे यूज किया जाता है इसको भी देखते हैं, मैंने बताया मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है आपका मामूली। अब मामूली तो कुछ भी हो सकता है, मामूली हो सकता है आप एक इंसान, मामूली हो सकता है उसकी रैंक, मामूली हो सकता है उसका काम, ठीक है, और उसकी सोच भी मामूली हो सकती है। तो हम लोग इसके लिए मॉडेस्ट वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा। आप ये भी कह सकते हो आई एम वेरी मॉडेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मॉडेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, आप उसको समझ जाना चाहिए था। मैंने जैसे ही वेरी वर्ड यूज किया है तो वहां पे वो ऑफ कोर्स नाउन तो नहीं बनेगा। खैर इसको देखने का काम करते हैं। सिनोनिम्स में अगर इसकी बात करी जाए, सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में आपका आ गया मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट यूजुअली यूज किया जाता है जो बीच का हो, उसके लिए यूज किया जाता है क्या, मॉडरेट। आपके पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो वहां लिखा रहता है ना लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, है ना, या मॉडरेट टू हाई, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं मॉडरेट, तो मॉडरेट वर्ड हो गया। मॉडरेट के अलावा दूसरा वर्ड क्या हो सकता है सर, इसके लिए हो सकता है एक्सेप्टेबल, क्या हो गया, एक्सेप्टेबल। और क्या हो सकता है सर, फेयर हो सकता है। ये आपके हो गए सिनोनिम्स, ठीक है सर। चलिए हम लोग एंटोनिम्स देख लेते हैं, इनके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। अच्छा फेयर मीन्स तो पता है ना, देखो फेयर को भी कई तरीके से यूज किया जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, फेयर एक मतलब तो होता है साफ, ठीक है, साफ मतलब जैसे मान लो किसी की छवि बहुत साफ है तो उसके लिए हम लोग फेयर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कलर बहुत साफ है, आप उसके लिए फेयर वर्ड यूज कर सकते हैं, बात समझ आ गई। अच्छा मान लीजिए कोई आपके साथ गलत करता है, चीटिंग कर ली, तो आप उसके लिए भी कह सकते हो दिस इज नॉट फेयर,
ठीक है। तो तरीके के लिए भी हम लोग फेयर को यूज कर सकते हैं, तो फेयर को काफी तरीके से यूज करते हैं, बाकी फेयर एंड लवली तो आपको पता ही। चलिए अगर मैं इसके एंटोनिम की बात कर लूं तो इसका एक तो हो गया सब्सटेंशियल। भाई ये बड़ा ही मतलब मस्त वर्ड है, मैं इसको मस्त इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाला वर्ड में से है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, एक हफ्ते 7 में से 7 दिन आपको ये वर्ड मिलेगा, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीपल, मतलब हर एक जगह इसको यूज किया जाता है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बेहिसाब यूज किया जाता है इसको। तो सब्सटेंशियल मतलब क्या हो गया, एक स्तर पे, मतलब जरूरत के स्तर पे बात करी जाती है इसको, ठीक है। सब्सटेंशियल के बाद आप इसको कह सकते हो एक ह्यूज, और क्या कर जा सकता है आप उसके लिए यूज करते हो सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट भी मतलब यूज किया जाता है लगातार के लिए, कोई चीज लगातार मिल रही है, अच्छे स्तर पे मिल रही है, उसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट को यूज करते हैं। कुछ लोग कहोगे सर आप मीनिंग कभी कभी कुछ और बता देते हो। देखो मैं मीनिंग कुछ और नहीं बताता, मैं बस ये बताता हूँ कि भैया जो भी आप पढ़ रहे हो मैं उस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो कॉन्टेक्चुअली बताता हूँ आपको। मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं होता है, एक काम करिए, आप एक अच्छी सी डिक्शनरी उठाइए, अच्छी सी डिक्शनरी उठाइए, मेरे पास लिमिटेड ज्ञान है, उस डिक्शनरी को उठाइए और आप देखेंगे कि उस एक वर्ड को, मैं बात करूँ एक अच्छी डिक्शनरी को 8 से 10 तरीके से यूज किया सकता है। खैर खरीदो मत, एक डिक्शनरी है वर्ड है, बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, ऐप है उसका, आप जाएगा आप देखिएगा एक वर्ड को 5 से 6 तरीके से यूज कर सकता है। और आप अगर आप खुद से भी एक क्वेश्चन करें तो आप देखेंगे कि आपको जो मीनिंग पता है वो मीनिंग ऑफ इट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको वेरिएशन चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो एक काम करिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसके साथ जो मैं आपको वर्ड बताऊंगा वो बड़ा मजेदार है। तो जैसे एक जो अगला वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ ये है आपका कन्फाइंड। आप देखते होंगे अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़े, स्पेशली अगर कोई जज वगैरह की मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट में पिल गई है या कोई जज अपना कोई डिसीजन लेता है तो कन्फाइंड वर्ड बहुत यूज किया जाता है। और कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। अब आपको सीमित समझ आ गया तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये लिमिटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। तो सीमित किस सेंस में होगा, देखिए सर सीमित ही आपके रिसोर्सेज में हो सकता है, सीमित आपके लिए मनी में हो सकता है, मैन पावर में सीमित हो सकता है। तो कन्फाइंड मैन पावर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फाइंड हो गया। इसके सिनोनिम्स की बात कर लीजिए तो इसको एक यूज किया जाता है आपका क्रैम्प्ड। क्या? क्रैम्प। आपने क्रैम्प सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको बताता हूँ। क्रैम्प आपने सुना है? क्रैम्प कई बार होता है, जैसे आप एक्सरसाइज करके आए तो यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खिंचाव होता है, पैरों में कभी कभी खिंचाव होना शुरू हो जाता है, हम लोग लड़खड़ा के चलने लगते हैं, वो एकदम से होता है जिसे कह देते हैं नस चढ़ गई, वो भी क्रैम्पिंग होती है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़े तो भी ऐसा हो जाता है, तो क्रैम्पिंग मतलब चेहरे पे भी होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है आपका क्रैम्प। तो खैर वो तो दर्द के लिए हो गया। एक क्रैम्प भी होता है, क्रैम्प को हम लोग ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद हो गया आपका कंस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, तो मैंने आपको बता ही दिया। कंस्ट्रिक्टेड, नॉट कंस्ट्रक्टेड, इज कंस्ट्रिक्टेड, ओके। और लिमिटेड तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग इनके एंटोनिम्स की बात कर लें। एंटोनिम्स में सीधी सी बात देखिए, एक तो हो गया आपका फ्री, फ्री के बाद हो गया आपका लिबरेट। क्या हो गया? लिबरेट। याद रखिएगा भैया कि एक तो आप फ्री कर सकते हो, लिबरेट कर सकते हो। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या
कि स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है। प्लीज जल्दी से इसको भी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला वर्ड है आपका हेस्टली। अब ये हेस्टली को कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। देखिए एक तो हो गया आपका हेस्टली। हेस्टली मतलब क्या होता है सर? हेस्टली मतलब होता है आपका शीघ्रता पूर्वक। क्या होता है? शीघ्रता पूर्वक। तो आपको ये बात समझ में आ रही थी, शीघ्रता पूर्वक की बात करोगे तो मतलब कोई काम जल्दी हो रहा होगा। कोई काम के लिए बात करोगे, कोई काम भी जल्दी हो सकता है। ठीक है, एक तो गया इसलिए इसकी मतलब होता है शीघ्रता पूर्वक। चलिए इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स की जब हमने बात करी तो एक तो आपका बन जाता है रैपिडली। आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट इज डूइंग हिज टास्क इन रैपिड मैनर। ठीक है, तो रैपिडली हो गया। रैपिडली के अलावा क्या हो गया आपका? ब्रिस्कली हो गया। तो ब्रिस्कली को भी यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। एक होता है आपका हरीडली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके सिनोनिम्स को यूज करते हैं। ये वाले वर्ड हो गए। चलिए आगे देखते हैं इनका एंटोनिम क्या हो सकता है। सर इसका जैसे मान लो जैसे कोई चीज जल्दबाजी में कर रहे हो, आप दिमाग लगाओ। आप कोई चीज जल्दबाजी में कर रहे हैं तो आप उसके लिए केयरफुल होंगे कि नहीं होंगे बताइए। आप उसके लिए केयरफुल होंगे। ठीक है, केयरफुल के अलावा ऐसा कुछ और हो सकता है क्या? धीमे हो जाए। भाई तुम तेज चल रहे हो, धीमे भी हो गए, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? आप उसके लिए स्लोली वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमने हेस्टली सीखा। हेस्टली का मतलब क्या होता है? शीघ्रता पूर्वक। सिनोनिम की बात करी रैपिडली, ब्रिस्कली, हरीडली। एंटोनिम की बात करी तो आपका आ गया केयरफुल एंड स्लोली। तो इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स किए। प्लीज जल्दी से इनको लिखिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। जल्दी प्लीज। चलिए अगला वर्ड है आपका ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब वैसे तो कोई बड़ा नहीं होता, बहुत साफ होता है। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि रीडिंग वर्ड काफी बड़े बड़े लिख रहा हूँ, लेकिन जो उनके मीनिंग है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, वो काफी डिफर कर रहे हैं ना। तो चलिए अब नया वर्ड देख लेते हैं। नया वर्ड है आपका ग्लेयरिंग। तो ग्लेयरिंग क्या है सर? ग्लेयरिंग का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है सर, तो सिनोनिम की बात कर लें। तो सिनोनिम में जैसे हो गया आपका आउटरेजियस। ठीक है, या आप देख लीजिए स्ट्राइकिंग। ये आपका हो गया ग्लेयरिंग में। ऐसे इनके एंटोनिम की बात कर लें। ऑब्स्क्योर और अननोटिसेबल। तो ग्लेयरिंग मतलब प्रत्यक्ष। आउटरेजियस, अच्छा आउटरेजियस एक वर्ड, ये आउटरेजियस को स्ट्राइकिंग को भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए सर, जब बात मैंने करी आउटरेजियस की तो आप इसको समझिए, एक होता है आउटरेज। आउटरेज मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो आउटरेज से ही बन जाता है आउटरेजियस। और OUS लग जाता है, मतलब एज अ प्रीफिक्स सफिक्स काम करता है OUS, तो ये आपका एडजेक्टिव बना देता है। तो आउटरेजियस एक एडजेक्टिव है, और सीधी सी बात है कि अगर वो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हो, थोड़ा गुस्सैल वगैरह भी चीजें दिखा सकता है। खैर, आउटरेज मतलब गुस्सैल होता है, इस बात को याद रखिएगा, या गुस्सा, सॉरी नॉट गुस्सैल। इसी तरीके से स्ट्राइकिंग होता है। स्ट्राइकिंग एंड आपने क्रिकेट में सुना होगा, स्ट्राइकिंग एंड हो गया। और यहाँ से स्ट्राइक का मतलब एक
जैसे लोग दुकानें वगैरह बंद कर देते हैं, तो हड़ताल से भी होता है। और एक स्ट्राइक का मतलब तेजी से भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपका एंटोनिम बन गया ऑब्सक्योर एंड अननोटिसेबल। जैसे जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे के वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। चलिए नया वर्ड देखते हैं, अपरेटस। अभी अपरेटस क्या होता है, आपने सुना होगा कभी कभी कि अपरेटस ले आओ, अपरेटस ले आओ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अपरेटस को यूज सामान में किया जाता है, किसी मशीन में लगने वाले सामान को हम लोग अपरेटस वर्ड यूज करते हैं। जैसे APPARATUS है ना, अपरेटस। तो हमने अपरेटस को कहाँ यूज किया होता है, तो आपको पता है अपरेटस का मतलब यूज किया जाता है आपका सामान में। सामान कौन सा, फिजिकल जो होता है, ठीक है। ओके, सामान के अलावा जो इसका एक थोड़ा और अच्छा मीनिंग होता है वो होता है आपका संरचना। क्या होता है, संरचना होता है। याद रखिएगा, इक्विपमेंट भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर सामान की बात करी जा रही है तो अपरेटस की जगह पे इक्विपमेंट वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अपरेटस हो गया। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करी जाए तो एक तो हो जाता है आपका सेटअप। कहते नहीं है कि ये मेरा कंप्यूटर सेटअप है, ये हमारे शूटिंग का सेटअप है, तो इस तरीके से आप सेटअप यूज करते हो, ठीक है सर। सेटअप के बाद क्या हो सकता है, सेटअप के बाद हो जाता है आपका सर स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के अलावा भी इसका एक हो सकता है आपका फ्रेमवर्क। सो इस तरीके से एक वर्ड आपका बन जाता है, वो क्या, अपरेटस। अपरेटस मतलब होता है सामान या संरचना, इससे बन जाता है आपका सिनोनिम। सिनोनिम मतलब हो गया सेटअप, स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क। इज दैट अंडरस्टूड। तो ये कुछ बातें थी। चलिए आगे आते हैं, कुछ और वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आ गया आपका पैट्रोनेज। ये आप बहुत ज्यादा सुनोगे, और कब सुनोगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री की मदद करती है फाइनेंशियली एंड डिफेंस में, तो आपके लिए ये पैट्रोनेज वर्ड यूज किया जाता है। पैट्रोनेज का मतलब होता है सहायता। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला सहायता, लेकिन कैसी सहायता, जब फाइनेंशियली हेल्प करी जाती है या डिफेंस में हेल्प करी जाती है तो हम लोग पैट्रोनेज वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए, अच्छा हाँ, आप ये मत सोच लीजिएगा कि कभी मान लो कि इन दोनों के अलावा उन्होंने नॉर्मली जाकर के मदद कर दी तो उसके लिए भी हो सकता है। क्या भाई देखो, बहुत बार चीजें जो ऑथर होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैटर करती हैं, तो एकदम रटी रटाई बातें नहीं होती। बट देखो, जो भी मीनिंग हर कोई दे रहा है, मैं दे रहा हूँ या कोई भी दे रहा है या कहीं भी लिखी जाती है, वो मेजॉरिटी कैसे यूज कर रही है उसके बेसिस पे दी जाती है। कई बार हमें दिखता है कि उस वर्ड को बहुत ही अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, वो किसी ने देखा ही नहीं, तो वो भी एक बात होती है। इस चीज को लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना होता है। चलिए, तो इसका हो गया आपका फाइनेंसिंग। मैंने बोला फाइनेंसिंग का मतलब एक और हो जाता है आपका बैकिंग। कहते नहीं उन्हें, वो मुझे बैक कर रहा है, ये आपका बैकिंग हो गया। बैकिंग के अलावा आप हेल्प भी बोल सकते हो, और हेल्प के साथ साथ आप एड भी बोल सकते हो। एड कब यूज किया जाता है आपको पता है, फाइनली क्या आता है ना, कई बार आप देखेंगे फाइनेंशियल एड मिली। हेल्प देखो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड होता है। ये जैसे जैसे वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको मैक्सिमम दिखेंगे न्यूज़पेपर में। अब मैं न्यूज़पेपर बोलता हूँ तो मतलब आपके पेपर में मिलने के इनकी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसका पॉइंट क्लियर। चलिए आगे आते हैं। एक वर्ड आया आपका camouflage। ये काफी यूज किया जाता है जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो वर्ड आता है camouflage। CAMOUFLAGE camouflage कब यूज किया जाता है, आप इसको देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। जब छलावरण किया जाए, क्या किया जाए, छलावरण। ये छलावरण क्या होता है, इस बात को समझो। जैसे जंगल वगैरह में क्या होता है, ट्रिपल एक्स मूवी देखी आपने,
जिसमें दीपिका पादुकोण है, आप देखेंगे कि वो छुप जाती है और शिकारी को गोली मार देती है, अपने ऊपर छाल वगैरह लगा लेती है। मतलब बिल्कुल जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड का कलर दिख रहा है वाइट और मैं बिल्कुल वाइट वाइट हो जाऊँ तो मैं आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक है, छलावरण इसी को बोलते हैं। किसी चीज में बिल्कुल वैसे के वैसे, धूम मूवी आपने देखी होगी, वो मशीन आप मूर्ति वगैरह बन जाता है ऋतिक रोशन, उसको भी कैमोफ्लेज कहते हैं। चलिए सिनोनिम्स की बात कर लें। तो हो गया आपका मास्क, डिस्गाइज, ठीक है, और हो गया आपका व्हील। तो ये हो गया आपका कैमोफ्लेज। तो देखिए सर, आज हमारा वर्ब होता है कंप्लीट और हमने आज काफी सारे वर्ड्स भी कर लिए। ओके, चलो ये वाली बात तो हो गई। तो हमने वर्ब में काफी कुछ पढ़ा है। हमने वर्ब में बात करी वर्ब क्या होता है, वर्ब के वेरियस टाइप्स को जानने की कोशिश करी, फंडामेंटल्स को समझा, रूल्स को समझा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करी। इसके बाद मैंने आपको मॉडल वर्ब्स काफ़ी अच्छे से समझाए थे। मूड्स की बात करी, बहुत डिटेलिंग थी, वहाँ पे भी 2 वीडियो आए उसके। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ पार्टिसिपल की बात करी थी और आज बात करी हमने इन्फिनेटिव की और जेरेंट की। ये बातें थी जो हमने अभी तक सीखी। जितना इम्पोर्टेंट था एग्जाम के नज़रिए से वो मैंने आपको पूरा सिखा दिया। अब जैसे हिसाब से लेक्चर्स आगे होंगे हम लोग वहाँ पे भी चीज़ें देखेंगे। वोकैबुलरी अगर आप ध्यान दें तो मैं 100+ वर्ड्स आपको करा चुका हूँ अभी तक और बहुत अच्छे वर्ड्स कराए हैं। तो बस अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत और कमेंट सेक्शन में जरूर सकते हैं। मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।